सबसे पहले आपको आज भी बता देता हूं कि कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। बॉर्डर पर फिर आ गए हैं पाकिस्तानी ड्रोन। मुनीर इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है। पीएम मोदी के कश्मीर वाले एक्शन से पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मचा है, क्यों मचा है, आज आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान में हिंदुओं के गले काटने की धमकी किसने दे दी है। इधर कश्मीर में वो एक्शन जिस पर हंगामा मच गया है, आज वो भी आपको देखना चाहिए। भारत तो पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी में, उधर कल जयशंकर और ट्रंप के विदेश मंत्री में क्या डील हो गई है भाई। सड़क पर फांसी की तैयारी। ईरान में खामनेई के अंत का टाइमर ऑन कर दिया है ट्रंप ने। क्या ईरान पर अमेरिकी अटैक की गजब तैयारी। उधर ईरान भी अमेरिकी बेस फोड़ने को तैयार बैठा है। हजारों विद्रोही मारे गए, अब ईरान में घुसेगा अमेरिका। फिर क्या क्या हो गया, कंप्लीट चैप्टर आपको आज दिखाने वाला हूं। मकर संक्रांति पर पीएम मोदी और बागेश्वर बाबा की वो कौन सी तस्वीरें आ गईं कि सनातन विरोधियों को आग लग गई, आज आपके लिए लाया हूं। भयंकर ठंड में जल समाधि, 5.5 करोड़ के रुद्राक्ष का ज्योतिर्लिंग, 11,000 त्रिशूल, माघ मेले में सनातन के ऐसे गजब रंग कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के बाद पीएम मोदी सनातनियों के लिए ऐसा क्या बनवा रहे जिसकी बहुत चर्चा है, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। और चूंकि मकर संक्रांति की बात होगी तो आखिर में सोचा है कभी हमारा स्पेशल सेगमेंट। आज आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति पर तिल गुड़ ही क्यों खाते हैं, कुछ और क्यों नहीं, सोचा है कभी? इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। नीट पीजी 2025 के नए कट ऑफ पर बवाल मच गया है। तीसरे राउंड की काउंसिल के लिए कट ऑफ को इतना कम कर दिया गया कि लोग सवाल उठा रहे हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ को 40 से सीधे 0 परसेंटाइल कर दिया गया है और नंबर्स में -40 कर दिया गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिन लोगों को -40 नंबर भी आएंगे या जो लोग पेपर खाली छोड़ देंगे, क्या वो भी इस देश में डॉक्टर बन जाएंगे क्या? नीट पीजी मेडिकल में एमबीबीएस के बाद एमडी यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए होता है, जिससे स्पेशलिस्ट तैयार होते हैं। नीट पीजी के कट ऑफ में कटौती से डॉक्टर संगठन गुस्से में है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फाइमा ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कहा है कि कट ऑफ में ऐसी कटौती चिंता का विषय है, क्योंकि इससे न केवल मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, बल्कि इससे मरीजों की सुरक्षा पर भी सीधा खतरा पैदा हो सकता है। फाइमा ने कहा है कि इस फैसले से ऐसे उम्मीदवार भी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए योग्य हो गए हैं जिन्हें 0 नंबर आए या फिर जिनके नेगेटिव मार्क्स। सरकार का कहना है कि नीट पीजी का राउंड 2 पूरा होने के बाद 18,000 सीटें खाली रह गई, जिसे भरने के लिए कट ऑफ कम किया गया है। यूपी में चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट के आदेश पर सियासी बवाल हो रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है। अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस वालों पर संबल हिंसा के एक मामले में सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिस पर एसपी ने कहा था कि फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। इसी पर अखिलेश ने कहा कि सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाना महंगा तो नहीं पड़ जाएगा। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। आयोजन में शामिल होने के लिए उनके पिता लालू प्रसाद यादव और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे। इस मौके पर लालू यादव ने कहा कि वो तेज प्रताप से नाराज नहीं है, उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। पश्चिम बंगाल में 2 नर्सों में निपाह वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दोनों नर्सेस को कोलकाता के बेलियाघाट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके बाद दोनों नर्सेस के संपर्क में आए 120 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। थाईलैंड में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक चलती ट्रेन पर निर्माण में लगी क्रेन गिर गई। क्रेन गिरने से ट्रेन पटरी से उतर गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में 22 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। पाकिस्तान में हिंदुओं के गले काटने की धमकी दी जा रही है, यानी एक बार फिर पाकिस्तान हिंदुओं को टारगेट करने के प्लान जो है वो तैयार कर रहा है। और यह धमकी किसने दी, आगे बताऊंगा। इधर कश्मीर में वो कौन सा एक्शन हो रहा है जिस पर हंगामा मच गया है, ये सब बताऊं उससे पहले आप देख लीजिए कि बॉर्डर पर कैसे हलचल मची हुई है। कल शाम को एलओसी के पास राजौरी में फिर से संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखे बॉस। ये देखिए, वो जो लाइट दिख रही है वो पाकिस्तानी ड्रोन बताया जा रहा है। सेना ने उन ड्रोन्स को फायर किया
ये ड्रोन कुछ समय के लिए मांजकोट सेक्टर में मंडराते रहे और फिर पीओके की तरफ लौट गए। इससे पहले रविवार शाम को भी नौशेरा सेक्टर में इसी तरह पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। इन ड्रोन्स पर मीडियम और लाइट मशीन गन से फायर भी किया गया। यानी पिछले 4 दिन के अंदर 2 बार इस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं बॉस। अचानक से बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन एक्टिविटी बढ़ जाना कोई सामान्य बात नहीं है। बीच में यह सब नहीं हो रहा था, अचानक हुआ है। वो भी तब जब पाकिस्तान लगातार यह डर जता रहा है कि भारत उस पर कार्रवाई कर सकता है। आप देखे नहीं थे, DGISPR पाठशाला का क्लिप दिखा के बता रहा था कि भारत मारने वाला है। कल ही सेना प्रमुख कह चुके हैं भारत के कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है, इसलिए ऐसे वक्त में पाकिस्तान के ड्रोन एक्टिविटी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक सेना ने काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। जो ड्रोन देखे गए हैं वो निगरानी वाले ड्रोन बताए जा रहे हैं। उनमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं थी। ये बहुत छोटे ड्रोन हैं जो लाइट ऑन करके भेजे जा रहे हैं और ये बहुत हाइट पर नहीं जाते हैं। यानी ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान बार बार इस खौफ में कि भारत कहीं फुड़ ना दे, भारत कहीं मार ना दे, भारत की तैयारी का जायजा लेने के लिए, बॉर्डर पर माहौल को भांपने के लिए ये ड्रोन भेज रहा है। खुद आर्मी चीफ भी यही बात कह रहे हैं। आर्मी चीफ ने बताया था कि सेना ने पाकिस्तान के DGMO को इस बारे में ऑलरेडी चेतावनी दे रखी है। एक बार सुनिए उनका बयान, फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में बैठकर हिंदुओं के गर्दन काटने की धमकी क्यों आई है। ड्रोन, ये आपको देखना है ये कौन सा वक्त है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी DGMO स्टॉक हुई है उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। ये उनको ये बता दिया गया है। अब सोचिए कि पाकिस्तान कितना डरा बैठा है कि भारत ने कह दिया कि क्या 2 कौड़ी की हरकत कर रहे हो जी, ड्रोन वोन भेज रहे हो, बंद करो ये सब। उसके बावजूद फिर कल ड्रोन भेजा है देखने के लिए कि क्या हो रहा है उधर। इधर मुनीर बॉर्डर पर ड्रोन भेज रहा है। मुनीर के आतंकी भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पहलगाम में धर्म पूछकर मारने के बाद आतंकी अब हिंदुओं की गर्दन काटने जैसे नफरती बयान दे रहे हैं। पीओके में लश्कर का कमांडर अबू मूसा, उसका कश्मीर पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कह रहा है कि कश्मीर की आजादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी बल्कि हिंदुओं की गर्दन काटने से मिलेगी। मूसा ने यह भी दावा किया कि उसने यही सब बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों तक भी पहुंचा दी है। यानी लश्कर का कमांडर अबू मूसा हिंदुओं के गर्दन काटने की बात कर रहा है और खुद बड़े गर्व से बता रहा है कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी बोल रखा है कि यही सब करना होगा, जिहाद करना होगा। और मुनीर ने ऐसे ही थोड़े हिंदुओं को यहां पर धन पूछ के जो मारा गया आतंकी भेजे थे, वो मुनीर ने ऐसे ही थोड़े कराया था। उसके अंदर भी हिंदुओं के खिलाफ जहर, आतंकियों के खिलाफ भी हिंदुओं के खिलाफ जहर, और यही जहर इनके लिए काल बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये फिर गलती करेंगे। ये आतंकी मूसा वही है जिसने पहलगाम हमले से सिर्फ 4 दिन पहले भी गोलियों की बौछार और गर्दन काटने जैसी धमकियां दी थी। मूसा का यह बयान इस बात का एक और बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान में आतंकियों की पहुंच सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक है। यानी वहां की सरकार, सेना और आतंकी सब एक है। यह खुद वहां का आतंकी बता रहा है। भाई आप देखिए, मूसा सीधे सीधे हिंदुओं की गर्दन काटने जैसे जहरीले बयान दे रहा है। और यह पिछले साल पहलगाम हमले जैसा ही पैटर्न है। पहलगाम हमले में धर्म पूछकर हिंदुओं को टारगेट किया गया था और अब फिर से आतंकी वही साजिश रच रहे हैं। लेकिन इन आतंकियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि पहलगाम हमले में पीएम मोदी ने कैसे हिंदुओं के खून के कतरे का बदला पाकिस्तान से लिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 100 पाकिस्तानी सैनिक और आतंकियों को ढेर कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए आखिरी वार्निंग थी और इसलिए अगर पाकिस्तान के पाले आतंकी फिर कोई हिमाकत करेंगे तो पाकिस्तान की तबाही की फुल तैयारी हो रखी है बॉस। आप सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को एक बार सुनिए। उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसे फोड़ने की तैयारी कर ली थी। तभी मार देते भाई, लेकिन एक लास्ट चांस दिया, फिर भी नहीं सुधर रहे। हिंदुओं की गर्दन काटने की बात कर रहे हैं लोग।
भारत की सेना पाकिस्तान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कैसे तैयार बैठी थी, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि वहां कश्मीर में क्या हो रहा है और कश्मीर में ऐसा कौन सा एक्शन हो रहा है जिसको लेकर हंगामा मचा है। और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक न्यूक्लियर रिटॉरिक का सवाल था, डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। लश्कर का आतंकी मूसा जिस तरह से हिंदुओं को धमकी दे रहा है, वो बयान हमारे यहां इंडी गठबंधन के उन नेताओं को तो सुनना ही चाहिए। ये हम पहलगाम हमले के वक्त ये दावा कर रहे थे कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हिंदुओं का धर्म पूछकर जान नहीं ली थी, और इस तरह की धमकी के बावजूद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि भारत को पाकिस्तान के प्रति इंसानियत दिखानी चाहिए। इनका दिल बहा जा रहा है भाई कि भारत ने पाकिस्तान का पानी क्यों, भारत ने अपना पानी पाकिस्तान में जाने से क्यों रोक दिया है। वो हिंदुओं को काटने मारने की बात कर रहे हैं। ये कह रही हैं कि भाई दरिया दिली दिखाओ। सुनिए जरा महबूबा मुफ्ती को। पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान या किसी और मुल्क की, अगर किसी मुल्क के साथ भी हमारा पानी चला जाता, उसको बंद किया जाएगा, मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। पानी रोकना इंसानियत के खिलाफ है और धर्म पूछ के मार देना बड़ी इंसानियत है। हिंदुओं के गर्दन काटने से कश्मीर में आजादी मिलेगी, यह बोल देना बड़ी इंसानियत है। पाकिस्तान में इंसानियत है जो इससे इंसानों की तरह बर्ताव किया जाए। पाकिस्तान पर कोई एक्शन होता है तो ये लोग इंसानियत के लेक्चर देने लग जाते हैं भाई, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें इनको नहीं दिखती। पाकिस्तान की आतंकी साजिश की एक और तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के टॉप आतंकी जमा हुए हैं। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है और वहां लश्कर के आतंकी जमा हुए हैं, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि जैश के गढ़ में लश्कर के टॉप आतंकी क्या कर रहे हैं। क्या लश्कर और जैश मिलकर भारत के खिलाफ नई पार्टनरशिप बना रहे हैं? बहावलपुर में लश्कर का डिप्टी चीफ और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी मौजूद रहा। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और लश्कर का टॉप आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ भी वहां मौजूद था। मंगलवार को बहावलपुर के एक बड़े मदरसे में लश्कर के सभी टॉप आतंकी जमा हुए थे। सूत्रों का दावा है कि लश्कर और जैश के बड़े आतंकियों की मीटिंग हुई है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को पता है कि वो जो हरकतें कर रहा है वो मार खाएगा, इसलिए ड्रोन भेज रहा है चेक करने के लिए कि कहीं मारने की तैयारी तो नहीं आगे बढ़ गई है। इधर लश्कर और जैश के आतंकी मीटिंग खेल रहे हैं, उधर पीओके में टेरर लॉन्च पैड फिर से एक्टिव हो रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान नए डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान के नए स्ट्रक्चर की तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों में पाकिस्तान के कमांडो भी दिख रहे हैं। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान एलओसी पर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, यानी आम नागरिकों को पाकिस्तान ढाल बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान कितने भी तिकड़म कर ले, भारतीय सेना पाकिस्तान को फिर से ठोकने के लिए तैयार बैठी। मुनीर के ड्रोन वाले डर और आतंकी साजिश के बीच भी भारतीय सेना अपनी तैयारियों का ट्रेलर दिखा रही है। सेना की तरफ से जो ये वीडियो आया है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि इस बार चूंकि भारत तो रुकने के मूड में तो होगा नहीं, कोई और मौका देने के मूड में तो होगा नहीं, तो अपने जो सैनिक हैं भारत के, जिनका शौर्य दुनिया देखती है, वो क्या कर सकती है उसकी एक झलक देखिए। पाकिस्तान को फोड़ने के लिए भारतीय सेना तगड़ी तैयारी कर रही है। नई नई फोर्स बन रही है, नई चुनौतियों और तकनीक के हिसाब से फोर्स बनाई जा रही है, जिसमें भैरव लाइट कमांडो बटालियन, शक्तिबाण रेजिमेंट, दिव्यास्त्र तोपखाना रेजिमेंट और अश्वनी प्लेटून जैसी नई इकाइयों का गठन शामिल है। सेना प्रमुख ने बताया कि भारत अपनी रॉकेट कम मिसाइल फोर्स को भी तैयार कर रहा है, यानी मिसाइल और रॉकेट्स दागने के लिए अलग से एक फोर्स तैयार की जा रही है।
सेना प्रमुख ने कहा कि अगर ज्यादा असरदार हमला करना है तो हमें रॉकेट और मिसाइल दोनों की जरूरत होगी। इसके अलावा सेना रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन को भी तैयार कर रही है। रुद्र ब्रिगेड सेना की नई अवधारणा है जिसमें अलग अलग तरह की फाइटिंग यूनिट्स को एक साथ मिला दिया गया है। यह ब्रिगेड हाई टेम्पो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में काम करेगी। यह ब्रिगेड सीमाओं पर दुश्मनों से लोहा लेगी। इसके अलावा भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है जो ये स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करेगी। यह बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है, उनके ठिकानों को नष्ट कर सकती है। इसी तरह शक्ति बाण रेजिमेंट की भी तैयारी की गई है। शक्ति बाण रेजिमेंट में ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और लाइटनिंग एम्यूनिशन भी है जो इसकी मारक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। सेना प्रमुख ने बता दिया है कि कैसे सेना को लगातार अपडेट किया जा रहा है, वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन्स को बदला जा रहा है और उसे मल्टी डोमेन ऑपरेशन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। यानी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। अब सोचिए, मुनीर और उसकी टीम के लोग पाठशाला तो देखते ही हैं। ये सब देख के उनको वहां पर अभी क्या लग रहा होगा, कैसे उनका दिल धक धक कर रहा होगा। लेकिन उनका दिल धक धकाए हमको क्या। आप सुनिए सेना प्रमुख कैसे पिनाका, प्रलय, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का नाम लेकर सेना की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं। हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं रॉकेट के जो 150 हैं जिसको हम बाद में 300 450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। यानी इधर सेना फुल तैयार बैठी है, उधर मोदी सरकार भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही है। गृह मंत्रालय लगातार जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। जम्मू में आज भी एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है बॉस। मीटिंग में गृह सचिव और आईबी चीफ मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी बैठक में थे। कल गृह सचिव और आईबी चीफ जम्मू के बॉर्डर एरिया का भी दौरा करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए सेना ने भी बड़ा अभियान छेड़ दिया है। कठुआ में घने जंगलों में कई दिनों से आतंकियों की तलाशी के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 6 दिन पहले इस इलाके में कुछ आतंकी दिखे थे। आतंकियों के साथ एनकाउंटर भी हुआ था। उन्हीं आतंकियों की तलाश में सेना ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जड़ों को खोदा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की चेकिंग हो रही है। कश्मीर में मस्जिदों, मदरसों, इमामों की डिटेल निकाली जा रही है। मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर, मैनेजमेंट कमेटी सबकी डिटेल ली जा रही है। मस्जिदों और मदरसों को कहां से पैसा आ रहा है, उनके वित्तीय सोर्स क्या है, सारी जानकारी जुटाई जा रही है। मस्जिदों और मदरसों से जुड़े लोगों के आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, संपत्ति, सोशल मीडिया अकाउंट, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, यहां तक कि फोन के IMEI नंबर तक की जानकारी ली जा रही है। दरअसल व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान यह पता चला था कि उससे जुड़े कुछ संदिग्ध आतंकियों को मदरसे के जरिए कट्टरपंथी बनाया गया था। जांच के दौरान कुछ इमाम भी रडार पर आए थे, इसलिए अब एक एक डिटेल जो है ना वो निकाली जा रही है। मैंने आपको कहा था ना कि नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ने वालों में से नहीं है और इसीलिए भारत की सेना की तैयारी के साथ साथ सरकार भी पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। हालांकि इस पर भी कुछ लोगों को यहां आग लगी हुई है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, क्यों चेकिंग हो रही है। लेकिन चाहे घर के अंदर बैठे गद्दारों को चुन चुन कर पकड़ना हो या फिर बॉर्डर पर दुश्मन के खिलाफ तैयारी हो, भारत कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसलिए पाकिस्तान और मुनीर के भी होश उड़े हैं, क्योंकि मुनीर पर एक नहीं 1000 मुसीबतें हैं। मुनीर के दरवाजे पर नई मुसीबत आ गई है जिसे लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को इमरजेंसी मीटिंग भी बुलानी पड़ी है। दावा है कि यह मीटिंग ईरान पर अमेरिका के एक्शन को लेकर बुलाई गई। मुनीर अब ईरान और अमेरिका के बीच फंस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच भी करीब 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर अमेरिका ईरान पर कार्रवाई करेगा तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस और उसके सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने की मांग कर सकता है। अगर मुस्लिम देश पाकिस्तान, मुस्लिम देश ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की मदद करेगा तो वो दोनों तरफ से फंस जाएगा। एक तो पाकिस्तान के अंदर ही विरोध तेज हो जाएगा और दूसरा मुस्लिम देशों का नेता बनने का पाकिस्तान का सपना टूट जाएगा। पाकिस्तान में 30% शिया आबादी है जो ईरान के प्रति सहानुभूति रखती है। अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एक्शन में अमेरिका की मदद करेगा तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा बवाल मच सकता है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद करने से चीन भी पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि चीन अभी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में चीन यह नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद करे। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के विरोध में भी पिछले साल पाकिस्तान में भयंकर हिंसा भड़क गई थी। और यही होता है
जब आप भर दुनिया से भीख मांग लोगे तो आपको समझ ही में नहीं आता है कि किसके साथ वफादारी करें, क्योंकि ट्रंप कहेगा ये मुनीर इधर आओ, तुम बहुत तलवा चाटे थे, अब थोड़ी मेरी मदद करो ईरान को ठोकने। वहां अपने लोग कहेंगे कि अरे मुस्लिम देश और मुसलमान के साथ नहीं खड़े होगे, ईरान के साथ नहीं खड़े होगे। उधर चाइना कहेगा कि इतना पैसा दिया ना जी तुमको, तुम ट्रंप के साथ जाके सट रहा है। मुनीर अलबलाया हुआ है, इधर जाऊं उधर जाऊं क्या करूं। मुनीर के सामने नई टेंशन खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर वो ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद नहीं करेगा तो ट्रंप मुनीर की गर्दन पकड़ लेंगे। मुनीर फंस गया है, उसे ईरान या अमेरिका में एक को चुनना होगा, लेकिन मार तो वो दोनों सूरत में खाएगा। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई लोग पाकिस्तान में आने की कोशिश करेंगे। ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका भी संवेदनशील है, इसलिए मुनीर ने अपने हजारों सैनिकों को ईरान बॉर्डर पर मूव करवा दिया है। दावा है कि मुनीर ने 30,000 सैनिक ईरान बॉर्डर की तरफ भेज दिए। तो इसलिए भी हो सकता है ड्रोन भेज रहा होगा कि भाई पता चला हम उधर ईरान बॉर्डर पर जो है वो ईरानियों को रोक रहे हैं घुसने से, पता चला यहां भारतीय सेना घुस गई। भारत पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी करके बैठा है। मुनीर हड़बड़ाया हुआ है। इस बीच में एक फोन कॉल की भी बड़ी चर्चा हो रही है। यह फोन कॉल अमेरिका से आया है। रिश्तों में कड़वाहट के बीच अचानक से अमेरिका के विदेश मंत्री का फोन आ गया। मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को फोन किया। इस फोन कॉल को लेकर यह सवाल उठने लगे कि अंदर अंदर क्या चल रहा है बॉस। जो डिटेल्स सार्वजनिक की गई उसके मुताबिक बातचीत में व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बात हुई। आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों विदेश मंत्रियों की अगले महीने मुलाकात हो सकती है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि श्री रूबियो के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है और वो संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले भारत में अमेरिका के राजदूत भी भारत को सबसे अहम पार्टनर बता चुके हैं। यानी धीरे धीरे ही सही अमेरिका और भारत के रिश्ते कुछ कुछ पटरी पर आने लगे। अब यह बात मुनीर के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि मुनीर तो सोचे बैठा था कि मैंने तो इतना मक्खन लगा दिया है ट्रंप को, अब भारत मारेगा तो शायद अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। यहां अमेरिका फिर भारत से सटने के लिए तड़पड़ाया हुआ है। तो भैया खेला तो होगा और उसके संकेत मिल रहे हैं। अब कहानी जहां तक ईरान की है, ईरान में युद्ध होगा नहीं होगा, अमेरिका घुसेगा नहीं घुसेगा, क्या होगा अभी देख लीजिए अगले चैप्टर में। भाई सड़क पर फांसी की तैयारी है। ईरान में खामनेई के अंत का टाइमर ऑन कर दिया है क्या ट्रंप ने? ईरान पर अमेरिकी अटैक की गजब तैयारी। उधर ईरान भी अमेरिकी बेस फोड़ने को तैयार बैठा है। मतलब भयंकर जंग होगी, हजारों विद्रोही मारे गए। अब ईरान में घुसेगा अमेरिका, फिर क्या क्या हो गया या होगा इसका कंप्लीट चैप्टर देख लीजिए। ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिका का अटैक हो सकता है, यह दुनिया भर में चर्चा है बॉस। ट्रंप एकदम तैयार बैठे हैं। अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ईरान को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। भारत ने भी अपने नागरिकों को तुरंत ईरान से निकलने को कह दिया है। इजरायल ने अपने सुरक्षा कवच आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकाने खाली करना शुरू कर दिया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने भी जवाब में धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान चुप बैठेगा क्या? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा कह रहा है। आसपास के सारे मुस्लिम देश नए युद्ध के खतरे से कांप रहे हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि अगर ईरान में अटैक किया तो तेल के बाजार में हड़कंप मच जाएगा। भाई क्या कर रहे हो तुम? और आखिर में नुकसान अमेरिका का ही होगा। सऊदी अरब के साथ कतर, ओमान जैसे देशों ने भी अमेरिका को आगाह किया है कि ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश करना उल्टा पड़ सकता है। भाई क्या कर रहे हो? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सुनने वालों में से हैं, वो किसी की सुन ही नहीं रहे। भाई ट्रंप को तो जो करना है वो कर ही रहे हैं। ट्रंप ने तय कर रखा है कि ईरान में तख्ता पलट करके ही रहूंगा। ईरान में खामनेई विरोधी प्रदर्शन में 3000 लोग मारे जाने की खबर है। ट्रंप ने कह दिया कि प्रदर्शन जारी रखो, बस मदद पहुंच रही है, तुम लोग रुकना मत। यह भी संकेत है कि भाई मदद पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है? अमेरिका घुसेगा ईरान में। ईरान अलग अड़ा हुआ है, कह रहा है कि ईरान में आग ट्रंप ने लगा रखी है। जिन्हें ट्रंप उकसा रहे हैं, अब उनको ईरान नहीं छोड़ेगा। ईरान में 26 साल के एक लड़के को सरेआम फांसी दी जा रही है। जो प्रदर्शन में शामिल हुआ था उसे पकड़कर बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाने की बातें हो रही। आज इसके बारे में भी बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि ईरान में आज की रात क्या बड़ा हो सकता है, कैसे रूस और चीन भी इसमें कूदने को तैयार है। जिस वक्त ट्रंप ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार है, उस वक्त अमेरिका में पिज्जा के ऑर्डर क्यों बढ़ गए भाई? बहुत अलग कहानी चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में। पिज्जा के ऑर्डर से युद्ध का क्या कनेक्शन है? आपको यह भी बताऊंगा कि ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इधर भारत में कौन से लोग खामनेई के समर्थन में रैली कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सारी चीज
ईरान में आज कयामत की रात होने वाली है क्या, बताऊंगा, पहले ट्रेलर देखिए। पूरी दुनिया सहमी हुई है कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या ही होने वाला है। ट्रंप एक के बाद एक ईरान को धमकी दे रहे हैं, जिसके जवाब में अब ईरान की तरफ से भी अमेरिका को सीधे सीधे वार्निंग दी जा रही है। ट्रंप ने कहा कि पब्लिक पर अत्याचार बंद करे ईरान। खामनेई ने कहा कि विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं है, हमारे देश में ना घुसो तुम। ट्रंप ने कहा कि खामनेई को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामनेई कहा कि मुंहतोड़ जवाब दे देंगे, क्या समझे हो जी। ट्रंप ने कहा कि किसी को फांसी दी तो बहुत बड़ा हमला होगा तुम पे। खामनेई ने पलट के जवाब दिया कि हम अमेरिकी आर्मी बेस फोड़ देंगे, क्या सोचे हो तुम। मतलब तना तनी है भाई दोनों तरफ से। ट्रंप कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, ईरान कह रहा है तो हम छोड़ देंगे क्या। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन बंद करे, लेकिन ईरान ने ऐसा फैसला ले लिया जिससे ट्रंप और भड़क गए। ईरान ने प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान ने 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने का फैसला किया है। बड़ी बात यह है कि इरफान सुल्तानी को पब्लिक के सामने बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी। यही है सुल्तानी, जिससे प्रदर्शनकारियों के हौसले टूट जाएं और प्रदर्शन बंद हो जाएं। इरफान सुल्तानी ईरान में चल रहे प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। आप देखिए कि इरफान सुल्तानी 8 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे। 11 जनवरी को मुकदमे में सुल्तानी को दोषी पाया गया। सुल्तानी पर अल्लाह के खिलाफ जंग छिड़ने का आरोप है। 11 जनवरी को सुल्तानी के परिवार को जानकारी दी गई कि परिवार से सिर्फ 10 मिनट की आखिरी मुलाकात होगी। सुल्तानी को ना ट्रायल मिलेगा ना ही कोई वकील मिलेगा। इरफान सुल्तानी को सरेआम फांसी का ऐलान होने से ट्रंप बुरी तरह से भड़के हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने सरकार के खिलाफ विद्रोह पर कार्रवाई में लोगों को फांसी दी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर देगा। ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी कह रहा है कि चुप बैठ जाएंगे क्या जी। आप देखिए किस तरह से चीजें तेजी से बदल रही हैं। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका कतर के अल उदीद एयरबेस से सैनिकों को हटा रहा है। अल उदीद एयरबेस कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की बात कह दी है, जिसके दायरे में सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर के अमेरिकी एयरबेस आएंगे। इस धमकी के बाद अमेरिका ने कतर के एयरबेस से कुछ सैनिकों और गैर सैन्य कर्मियों को हटा भी दिया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि पोस्चर चेंज है, यानी सतर्कता के लिए कदम उठाया गया है। लेकिन यह संकेत है कि भाई तुम मारने का सोच रहे हो तभी तो वहां से अपने लोग हटा रहे हो जहां वो पलट के जवाब देगा। जब अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल अटैक किया था तो उस समय भी इसी तरह से सैनिकों की तैनाती में बदलाव हुआ था। इसलिए इसे भी एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है बॉस। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के आसपास के देशों से अपने सैन्य अड्डे खाली करना शुरू कर दिया है, उससे तो यही लग रहा है कि युद्ध होने ही वाला है। आसपास के मुस्लिम देशों में भी हड़कंप है, क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो कहीं उनके घर तक आग ना पहुंच जाए। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 8 सैन्य ठिकाने हैं, जिसमें बहरीन है, मिस्र है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के चक्कर में इन्हें ईरानी बम झेलने पड़े। भाई वो तो ये बोल के मारेगा कि तुम्हारे यहां अमेरिका का बेस है, मैं क्या करूं, मारना होगा, लेकिन बम तो उन्हीं के ना फटेगा और उनके आंतरिक संबंध बिगड़े, ये भी नहीं चाहेंगे वो। ऐसे में सऊदी अरब के साथ कतर, ओमान ने अमेरिका को आगाह किया है कि ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश करना उल्टा पड़ सकता है। भाई ईरान के खिलाफ ट्रंप घेरेबंदी कर रहे हैं, हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान को 2 बड़े देशों का समर्थन मिल गया है। चीन के बाद रूस ने भी अमेरिकी धमकियों को गलत बताया है। रूस ने अमेरिकी धमकियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने अमेरिकी धमकी को पूरी तरह से गलत बताया है। मिडिल ईस्ट की स्थिति दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो रही है। टैरिफ के बहाने अमेरिका दूसरे देशों को ब्लैकमेल कर रहा है, यह रूस ने आरोप लगाया है। इससे पहले चीन ने कहा था कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षित रहनी चाहिए, और अब रूस ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ट्रंप इस वक्त ऐसी सनक में है बॉस कि किसी की परवाह ही नहीं कर रहे। लोग मानकर बैठे हैं कि ट्रंप ईरान पर हमला करके ही रहेंगे, और इस हमले को लेकर अमेरिका में एक पिज्जा थ्योरी भी चल रही है। अब आप कहेंगे ये क्या है बॉस? कई जगह इस बात की चर्चा है भाई, इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा है। अमेरिका में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि पिज्जा के ऑर्डर बढ़ गए तो समझो युद्ध होने ही वाला है, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। अमेरिका में कहा जा रहा है कि वहां का जो रक्षा मुख्यालय है, पेंटागन, वहां रात में जब जब पिज्जा का ऑर्डर ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। इसे अमेरिका में पिज्जा इंडेक्स का नाम दिया गया है। अमेरिका में सोमवार, मंगलवार और आज पिज्जा इंडेक्स बढ़ा हुआ था।
इसका मतलब वहां पर जो बैठे हुए रक्षा मंत्रालय में लोग वो रात रात भर काम कर रहे हैं, रात रात भर काम कर रहे हैं, तो भूख लग रही तो पिज्जा मंगा रहे हैं, पिज्जा मंगा रहे हैं रक्षा मंत्रालय में, तो इसको जोड़ा जा रहा है, वहां की मीडिया कह रही कि ला ये रात भर चल रहा है काम, ये होगा कुछ कांड। तो पिज्जा का ऑर्डर बढ़ा मतलब दुनिया में तनाव बढ़ा। यह भी समझ लीजिए कि पिज्जा इंडेक्स होता क्या है। पिज्जा इंडेक्स एक अनौपचारिक थ्योरी है जिसके अनुसार अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के आसपास पिज्जा के ऑर्डर में अचानक बढ़ोतरी को देखा जाता है, जो कि किसी बड़े सैन्य अभियान या अंतर्राष्ट्रीय संकट का संकेत हो सकती है, क्योंकि देर रात तक चलने वाली उच्च स्तरीय बैठकों में अक्सर कर्मचारी पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। यह कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, बल्कि एक दिलचस्प पैटर्न है जिसे कुछ विश्लेषक छोटी छोटी जानकारी से बड़ी तस्वीर समझने के लिए देखते हैं। जैसे कि इजराइल ईरान तनाव के दौरान फिर से चर्चा में आया था जब पेंटागन के पास पिज्जा डिलीवरी के वेटिंग टाइम में तेजी आ गई थी। तो लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है, तो देख रहे पिज्जा ऑर्डर हो रहा है उधर, भैया अमेरिका फिर किसी को खाएगा। लेकिन यह पिज्जा थ्योरी आज की नहीं है, पहले भी पिज्जा को लेकर ऐसी ही चर्चा अमेरिका में होती रही। पिज्जा इंडेक्स कई बार सटीक भी बैठा है। क्लेम किया जाता है कि पेंटागन की पिज्जा इंडेक्स ने 21 से ज्यादा क्राइसिस को सही प्रिडिक्ट किया है। 1980 के दशक में सोवियत इंटेलिजेंस की केजीबी ने वॉशिंगटन डीसी को टारगेट करते हुए एक अनकन्वेंशनल सर्वेलांस मेथोडोलॉजी इजाद की थी। इसमें केजीबी लेट नाइट फूड डिलीवरी को ट्रैक करता था और इसका कोड नेम पिजिंट यानी पिज्जा इंटेलिजेंस दिया गया था। 1 अगस्त 1990 में CIA हेडक्वार्टर में 21 पिज्जा डिलीवरी हुई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद गल्फ वॉर की शुरुआत हुई। 1998 में वॉशिंगटन पोस्ट ने यह लेख छापा था कि अमेरिका का इराक पर बॉम्बिंग के दौरान और राष्ट्रपति क्लिंटन पर चले महाभियोग के दौरान व्हाइट हाउस में फूड डिलीवरी में 250% की वृद्धि देखी गई थी। हाल ही में वेनेजुएला हमले से पहले भी व्हाइट हाउस के पिज्जा इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई थी और यह अमेरिका की मीडिया एजेंसीज खुद दावा करती हैं कि भाई इधर फूड डिलीवरी बढ़ी, उधर कुछ कांड होगा। अब अगर पिज्जा थ्योरी को सही माने थोड़ी देर के लिए, तो अमेरिका ईरान पर हमला करने ही वाला है। लेकिन यह हमला अमेरिका कैसे कर सकता है उसको देखिए, पिज्जा इंडेक्स तो अलग बात है। अगर हमला खाड़ी देशों के रास्ते होता है तो इसके लिए अमेरिका के कई बड़े सैन्य अड्डे पहले से मौजूद हैं। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप आरिफ जान है। कुवैत की ईरान से दूरी करीब 250 किलोमीटर है। यूएई में अल धफरा एयरबेस है, जहां F-35 और F-22 जैसे लड़ाकू विमान तैनात है। यह ईरान से फारस की खाड़ी के पार लगभग 200 किलोमीटर दूर है। अगर अरब सागर से हमला होता है तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकता है। इस समय USS हैरी एस ट्रूमैन पहले से ही क्षेत्र में तैनात है, जबकि USS कार्ल विंसन को हाल ही में वहां भेजा गया है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी के बाहर तैनात है, लेकिन इसकी मिसाइलें और लड़ाकू विमान ईरान तक पहुंचने में सक्षम है। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें किसी भी खाड़ी देश की जमीन या सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर भी हमला कर सकता है। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को कमजोर किया, फिर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ट्रंप से मुलाकात में राउंड 2 स्ट्राइक्स पर चर्चा भी की है। हमले में B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया से उड़ान भर सकते हैं या फिर सीधे अमेरिका के मिसूरी से हवा में फ्यूल भरते हुए मिशन पूरा कर सकते हैं। यह बॉम्बर ईरान के रडार सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। अमेरिका के साथ देने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है बॉस। इजराइल के आर्मी रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक IDF ने कई सैन्य टुकड़ियों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम में कई बदलाव किए हैं और अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को फिर एक्टिव कर दिया है। यानी जितने संकेत मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान को फोड़ेगा। अब सवाल यह है कि ईरान किस तरह से जवाब देगा। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है यह भी समझिए। अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो ईरान प्रतिशोध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। दुनिया का करीब 31%, 31% समुद्र से जाने वाला क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास होता है। अगर ईरान ने इसको बंद किया तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम $10 से $20 प्रति बैरल तक बढ़ सकते हैं। इससे नुकसान अमेरिका को भी होगा और वहां भी महंगाई तेजी से बढ़ जाएगी। यानी दुनिया भर में युद्ध के हालात बन रहे हैं।
बहुत गहमा गहमी हो रखी है। अब इस पर एक एक रिपोर्ट तो आपको दिखाता ही रहूंगा, लेकिन पाठशाला में, दुनिया में तो देश अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पाठशाला में अब आपको दिखाने जा रहा हूं सनातन की ताकत। मकर संक्रांति पर पीएम मोदी और बागेश्वर बाबा की कौन सी तस्वीरें आ गईं कि सनातन विरोधियों में आग लग गई। भयंकर ठंड में जल समाधि, 5.5 करोड़ रुद्राक्ष का ज्योतिर्लिंग, 11,000 त्रिशूल, माघ मेले में सनातन के वो रंग जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के बाद पीएम मोदी सनातनियों के लिए ऐसा क्या बनवा रहे जिसकी बहुत चर्चा है। अब इसका चैप्टर देखिए। आज दुनिया में भारत ब्राइट स्पॉट है, इकोनॉमी बम है। पीएम मोदी भारत को तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है, दुनिया एक नया भारत देख रही है। लेकिन इन सब के बाद भी पीएम मोदी भारत की परंपरा और सनातन के गौरव को नहीं भूलें। नए साल में सनातन का पहला महाउत्सव शुरू हो गया है। पीएम मोदी से लेकर बागेश्वर बाबा तक इस पर्व में शामिल हुए। यह वो पर्व है जो पूरे भारत में मनाया गया। नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन भावना एक ही थी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरा भारत आज सनातन पर्व में रंगा दिखाई दिया। विकास और सनातन गौरव का यह साथ नए भारत की तस्वीर दिखा रहा है। आज फिर से महाकुंभ जैसा नजारा दिखाई दिया। प्रयागराज के गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। वाराणसी में भी यही हाल था। उज्जैन से लेकर पुरी तक सनातन का यह महापर्व मनाया गया, जिसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, गुजरात में उत्तरायण पर्व कहते हैं, दक्षिण भारत में पोंगल कहते हैं, पूर्वी भारत में इसे बिहू पर्व कहा जाता है। यानी नए साल पर पूरा भारत इस महापर्व में शामिल हुआ। परंपराएं अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन भावना एक है जो बता रही है कि नए साल पर भी सनातन गौरव की पताका फहराती रहेगी। आपको मकर संक्रांति पर पीएम मोदी और बागेश्वर बाबा की उन तस्वीरों को दिखाऊंगा जिसे देखकर सनातन विरोधियों को बहुत आग लगी। यह भी बताऊंगा कि सनातन का गौरव दिखाने वाली कौन सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपको हैरान कर देंगी। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ के बाद पीएम मोदी क्या बनवा रहे हैं जिसकी बड़ी चर्चा है, लेकिन सनातन के इस गौरव की, गर्व से भर देने वाली इन तस्वीरों की एक झलक देखिए। वणक्कम इनिय पोंगल नड़वातकल। आज किस तरह से पूरा देश उत्सव मना रहा था वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पीएम मोदी ने कैसे पोंगल का त्योहार मनाया। पीएम मोदी आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर आयोजित पोंगल उत्सव में शामिल हुए। दक्षिण भारत में फसल काटने के बाद पोंगल का पर्व मनाया जाता है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने पोंगल के अवसर पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर विधि विधान से पूजा, और यह उन लोगों को भी मैसेज है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे लोगों को जो मराठी बनाम उत्तर भारतीय करते हैं, जो अन्नामलई को जो है गाली देते हैं। पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले पोंगल को मनाकर यह मैसेज दिया कि पूरा देश एक है बॉस। पीएम मोदी ने इस दौरान गौ सेवा भी की। पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाया, शॉल पहनाई और फूलों की माला भी पहनाई। पीएम मोदी ने पोंगल को वैश्विक उत्सव बताते हुए कहा कि उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम में आए लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ लग गई। पीएम मोदी ने वहां आए लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। सुनिए पीएम मोदी ने पोंगल पर क्या कहा है, फिर आपको इसका बड़ा मैसेज भी बताता हूं। पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने आज के दिन का इंपॉर्टेंस बताते हुए देशवासियों के नाम एक पत्र भी लिखा। इसमें फसलों से जुड़े पर्व के बारे में पीएम मोदी ने कहा
कि फसल से जुड़े ये पर्व आशा, सकारात्मकता और कृतज्ञता के प्रतीक हैं। मकर संक्रांति देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है, लेकिन इसके पीछे की भावना और उत्साह एक जैसा है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि ये पर्व देश को एक सूत्र में पिरोते हैं, परंपरा अलग अलग लेकिन मान्यता जो है वो एक जैसी है। केंद्रीय मंत्री के घर पर पोंगल का पर्व सेलिब्रेट किया गया, तो दिल्ली में ही बीजेपी के दफ्तर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, जिसमें बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे और कई दूसरे नेता भी थे। इस दौरान वहां पर दही चूड़ा सभी लोगों को खिलाया गया। देखिए, सब बैठ के साथ में जो है नेता लोग दही चूड़ा खा रहे हैं। दही चूड़ा पार्टी चल रही है, बीजेपी दफ्तर की तस्वीर। उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई गई, तो वहीं गुजरात में आज का दिन उत्तरायण पर्व के नाम से मनाया गया। उत्तरायण पर्व मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, जहां उत्तरायण काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। अमित शाह ने भी काफी देर तक वहां पतंग उड़ाई। देखिए, पूरा एकदम मंझे हुए खिलाड़ी टाइप जो है वो पतंग उड़ा रहे थे और जो है अपना हुनर दिखा रहे थे। पिछले साल प्रयागराज में जिस त्रिवेणी संगम पर दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ, वहां इन दिनों माघ मेला चल रहा है। 3 जनवरी को शुरू हुआ माघ मेला 15 फरवरी तक यानी 44 दिन चलेगा। माघ मेले में वैसे तो पहले दिन से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन आज मकर संक्रांति पर दूसरे पर्व स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। दोपहर तक ही 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके थे। ये तस्वीरें देखिए, यह आज की तस्वीर है मकर संक्रांति की। त्रिवेणी घाट के आसपास जहां तक नजर गई वहां श्रद्धालुओं की भीड़ ही दिखाई दे रही थी। शाम होते होते संगम तट पर सनातनी आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 80 लाख के पार जा चुका था। माघ मेले में महाकुंभ की ही तरह कैसे सनातन के रंग बिखर रहे हैं, उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। मौनी बाबा 15 फरवरी तक चलने वाले माघ मेले के दौरान 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जाप करेंगे, 11 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे और यज्ञ में 101 क्विंटल हवन सामग्री की आहुति भी देंगे। मौनी बाबा ने बताया कि वो राष्ट्र रक्षा, काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण जैसे संकल्पों के साथ माघ मेले में शिव साधना करने भी पहुंचे। राष्ट्र रक्षा का संकल्प है। श्री धाम अयोध्या में काशी मथुरा जो दिव्य मंदिर निर्माण के संकल्पों के अनुसार है। काशी मथुरा मंदिर निर्माण का, आतंकवाद विनाश का, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का, गंगा विरल प्रवाह का, गो हत्या बंद होने का तथा भूल हत्या बंद होने जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के अनुष्ठान संकल्पित है। 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जप होगा, 11.25 लाख दीपों का प्रज्वलन होगा, 101 कुंतल की आहुति होगी। मकर संक्रांति से पहले माघ मेले में यमुना के काली घाट पर वाटर लेजर शो भी शुरू किया गया। लेजर शो में गंगा, यमुना, सरस्वती की पावन त्रिवेणी की महिमा को भी दिखाया गया। इसके साथ ही समुद्र मंथन की कथा भी दिखाई गई। माघ मेले के दौरान रोज शाम को इस लेजर शो का आयोजन होगा। माघ मेले में सबसे ज्यादा चर्चा में सतुआ बाबा। अपने शाही ठाठ बाट और लग्जरी गाड़ियों के शौक के लिए जाने वाले सतुआ बाबा मेले में भी अपनी लग्जरी गाड़ी लेकर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीर देखिए, सतुआ बाबा के सतुआ बाबा के काफिले में माघ मेले के दौरान नई लग्जरी गाड़ी जुड़ गई है। यह स्पोर्ट्स कार पोर्श टर्बो 911 है, जिसकी कीमत ही करीब 4.5 करोड़ रुपए है। मकर संक्रांति से ठीक पहले यह कार माघ मेले में सतुआ बाबा के शिविर में पहुंची। कार को फूल मालाओं से सजाया गया और खुद सतुआ बाबा ने उसकी पूजा की। कार को तिलक लगाया और फिर उसकी आरती भी उतारी। इससे पहले सतुआ बाबा माघ मेले में अपनी 3 करोड़ की डिफेंडर को लेकर चर्चा में आए। 12 जनवरी को सतुआ बाबा माघ मेला परिसर में ठेले पर बैठकर जाते भी दिखे थे। इस दौरान बगल में उनकी 3 करोड़ की डिफेंडर चलती हुई नजर आई। माघ मेले में सतुआ बाबा हाथ में भगवा ध्वज लहराते हुए ऊंट की सवारी करते हुए भी दिख चुके हैं। यही नहीं, सतुआ बाबा की चार्टर्ड प्लेन की सीट पर लेटकर आराम करने वाली तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही। दरअसल सतुआ बाबा का असली नाम जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास है। वो विष्णु स्वामी संप्रदाय की सतुआ बाबा पीठ के मुखिया हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख को सतुआ बाबा के नाम से जाना जाता है। सतुआ बाबा को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है। अपने काफिले में शामिल लग्जरी गाड़ियों को सतुआ बाबा ने सनातन का नया रूप बताया। आप भी लग्जरी गाड़ियों पर जरा सतुआ बाबा को सुनिए। सनातन की रफ्तार में इन गाड़ियों की रफ्तार से यह संदेश दूंगा कि आप समझ जाएं, सनातन अर्थ वाला भी है, धर्म वाला भी है, शास्त्र वाला भी है
और शस्त्र वाला भी है और रफ्तार वाला भी है। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा, इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। सनातन की बात हो रही है और बागेश्वर बाबा का जिक्र ना हो, यह कैसे हो सकता है? मकर संक्रांति के पर्व पर बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश के देवरान में काठन और धसान नदी के संगम पर बने भगवान शिव जलेश्वर महादेव मंदिर में के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। बागेश्वर बाबा ने जलेश्वर महादेव के दर्शन किए और पूजा पाठ किया। हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम लेकर चल रहे बागेश्वर बाबा ने देश और विदेश के जिंजी को सनातन से जोड़ने के लिए नई पहल भी शुरू की। बागेश्वर बाबा विदेशी भक्तों को भी सनातन की वैदिक शिक्षा देंगे, जिसके लिए बागेश्वर बाबा के कई विदेशी भक्त उनका आशीर्वाद लेने बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। आप देखिए, कई रशियन महिलाएं दिख रही हैं, विदेशी महिलाएं आई हुई हैं, बागेश्वर बाबा को घेर के जो है ज्ञान ले रही हैं। विदेशों में सनातन का डंका बजाने के साथ ही बागेश्वर बाबा ने देश की नई पीढ़ी को सनातन के गौरव की जड़ों से जोड़ने के लिए गुरुकुलम की शुरुआत करने का भी ऐलान कर दिया है। बागेश्वर धाम में बने इस गुरुकुलम के छात्रों को वेदों की शिक्षा दी जाएगी। मकर संक्रांति पर सनातन के कुछ और रंग आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे सनातन के गौरव को बुलंदियों पर पहुंचाने में जुटे। पहले 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। इसके बाद प्रयागराज में हुए दिव्य और भव्य महाकुंभ ने पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजाया। और इस सब के बीच पीएम मोदी ने वाराणसी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया था। अब इसी मुहिम के तहत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सजाया संवारा जा रहा है। काशी को नया रूप दिया जा रहा है। काशी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट को तोड़कर उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। काशी में मणिकर्णिका घाट को नए सिरे से तैयार करने की योजना है, जिसका डिजाइन फाइनल हो चुका है। रिनोवेशन के इस प्रोजेक्ट को साल 2023 में खुद पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। तस्वीरों में आप देखिए कि रिनोवेशन के बाद मणिकर्णिका घाट कुछ इस तरह से नजर आएगा। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाटों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी जगह पर भगवान विष्णु की मणि गिरी थी, जिससे इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। मणिकर्णिका घाट के मौजूदा स्वरूप का निर्माण साल 1771 में देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। साल 1791 में उन्होंने मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार भी करवाया और अब मणिकर्णिका घाट को फिर नया रूप दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग मणिकर्णिका घाट के रिनोवेशन पर सवाल भी उठा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर मौजूद 300 साल पुरानी पत्थर पर बनी मणि जैसी कलाकृति को भी हटा दिया गया है और मणिकर्णिका घाट में लगी देवी अहिल्याबाई की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया है। लोगों के इस विरोध पर प्रशासन की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन हो रहा है और वहां लगी किसी भी ऐतिहासिक कलाकृति को तोड़ा नहीं गया है, बल्कि संस्कृति विभाग ने संरक्षित करके रखा है। नए घाट में इन सभी कलाकृतियों को फिर से लगाया जाएगा। यानी इस देश में अलग अलग तरीके से सनातन का गौरव जो है वो आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं।